हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कीप ग्रोइंग विद मी, यानी कि पूजा मैम। कीप ग्रोइंग विद पूजा मैम। तो आज शुरू करते हैं हम क्लास 10th का थर्ड चैप्टर। कौन सा चैप्टर? थर्ड चैप्टर। ठीक है, तो आप लोग बड़ी ध्यान से करना। क्लास 10th का थर्ड चैप्टर। ठीक है, कौन सा है? जाति, धर्म और लैंगिक मसले, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। इस अध्याय में इस बात पर केंद्रित है कि कैसे समाज विभाजन राजनीति को प्रभावित करता है, कैसे राजनीति अपने समाज को बदलती है। इसके 3 मुख्य स्तंभ हैं। तो कौन कौन से हैं? जेंडर एंड पॉलिटिक्स, लैंगिक मसले और राजनीति। यह श्रम के लैंगिक विभाजन, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर से शुरू होता है, जहां घर के अंदर काम महिलाओं के लिए और बाहर का काम पुरुषों के लिए मान लिया गया है। क्या कि घर का काम महिलाएं करेंगी और बाहर का काम सिर्फ मेल करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है? ये जेंडर बायस्ड हो जाता है। ठीक है, नारीवादी आंदोलन, फेमिनिस्ट मूवमेंट्स ने इस सोच को चुनौती दी है कि मांग की महिलाओं को भी सार्वजनिक जीवन की राजनीति में समान अवसर मिलने चाहिए। ओके, भारत में पंचायती राज में तो महिलाओं को 33% आरक्षण मिला है, लेकिन संसद में यह मुद्दा लंबे समय से अटका आ रहा है। क्या ये संसद में यह नहीं मिल पाया है? ठीक है, तो हम चलें। और दूसरे नंबर वाला कौन सा है? धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति, रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स। तो अब शुरू करते हैं। गांधी जी कहते थे कि धर्म को राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता। वो क्या कहते थे? कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जाता, लेकिन इसका अर्थ नैतिक मूल्यों से था। समस्या तब शुरू होती है जब सांप्रदायिकता, कम्युनलिज्म जन्म लेती है, यानी जब एक धर्म खुद को दूसरे से श्रेष्ठ मानने लगता है। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जिसका अर्थ है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं, बहुत सारी जाति विविधताएं हैं, तो होल्डिंग टुगेदर है हम। तो इसीलिए वो क्या है? सेकुलर है इंडिया। ठीक है, उसका अपना कोई धर्म नहीं है, वह सभी धर्मों का सम्मान करता है, वह समान मानता है। ठीक है, और थर्ड नंबर पे क्या आता है? जाति राजनीति, कास्ट एंड पॉलिटिक्स। इसमें क्या है? जाति व्यवस्था केवल भारत में पाई जाने वाली एक विशेष सामाजिक संरचना है। राजनीति में जाति का प्रभाव 2 तरह से देखा जाता है। कैसे? राजनीति में जाति पार्टियां टिकट देते समय जातिगत समीकरण देखती है। यस, आजकल ये चला हुआ है कि हम अपनी ही जाति वाले को वोट देंगे, बट ऐसा होना नहीं चाहिए। तुम उम्मीदवार को देखो, ना पार्टी को देखो, ना किसी और को देखो, उसको देखना चाहिए जो हमारे क्षेत्र के लिए अच्छा काम करे। ठीक है, और अब जाति के अंदर राजनीति। अब जातियां खुद को संगठित कर रही हैं, जैसे पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग, ताकि सत्ता में हिस्सेदारी पा सकें। ठीक है, लैंगिक विभाजन, जेंडर डिवीजन। श्रम का लैंगिक विभाजन कैसे होता है? वह व्यवस्था जिससे घर का काम औरतें करती और बाहर का काम मर्द। और नारीवाद, फेमिनिज्म, यह विचारधारा है जो स्त्री पुरुष को समान अधिकारों और अवसरों का हकदार मानती है। क्या मानती है? हकदार मानती है। और अब ये देखो, पितृसत्तात्मक समाज, पैट्रियार्कल सोसाइटी, उसमें क्या है कि यह व्यवस्था जहाँ पिता या पुरुष को परिवार का मुखिया और अधिक शक्तिशाली माना जाता है, कि पिता ही, यानी कि पुरुष, पिता भी नहीं, कि पुरुष ही सब कुछ है, महिला कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, साक्षरता दर। भारत में महिलाओं की साक्षरता दर लगभग 54% और पुरुषों की 76% है। कितनी? 76% है, जो कि एक मतलब काफी कम आंकड़ा है महिलाओं का। क्या? बिल्कुल कम आंकड़ा है। समान मजदूरी अधिनियम, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट। क्या? समान मजदूरी अधिनियम, यह कानून कहता है कि समान कानून के लिए समान मजदूरी दी जाएगी। हालांकि इसका उल्लंघन अक्सर होता रहता है, होता ही है। अब अदर स्टेट्स में जब जाते हैं तो वहाँ पे कमी मजदूरी में काम करते हैं बेचारे, उनको काम नहीं मिलता, तो उनके साथ ये उल्लंघन ही है। लिंग अनुपात, सेक्स रेशियो। भारत में कई हिस्सों में कन्या भ्रूण हत्या के कारण लिंग अनुपात गिरकर 919 बाल अनुपात रह गया है। जैसे कि एग्जाम्पल ऑफ हरियाणा में सबसे कम लिंग अनुपात था। उसी की वजह से वहाँ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान 2015 में शुरू हुआ था। किस वजह से? क्योंकि वहाँ पे सबसे कम लिंगानुपात था, सबसे पिछड़ा हुआ था लिंगानुपात में हरियाणा। सार्वजनिक बनाम निजी, राजनीति ने घरेलू हिंसा, लैंगिक असमानता जैसे निजी जो प्राइवेट मुद्दे होते हैं, सार्वजनिक बहस का हिस्सा बना दिया है आज के टाइम पे। ठीक है,
राजनीतिक प्रतिनिधि, भारत की लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या पहली बार 2019 में 14.36% पहुंची थी। ये देख लो अब कितना कम आंकड़ा है हर जगह। अब आंकड़ा ही सेम नहीं होगा या भागीदारी नहीं बनेगी तो कैसे होगा। स्थानीय निकायों में आरक्षण 1992 के संशोधन के बाद पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित कर दी गई थी। कितनी? 1/3 सीटें। नारीवादी आंदोलन का लक्ष्य क्या था? इसका मुख्य लक्ष्य व्यक्तिगत पारिवारिक जीवन में भी समानता लाना था। क्या था? समानता लाना था। इसके बाद देखो, घरेलू श्रम का मूल्य, महिलाओं द्वारा किए गए घरेलू काम को अक्सर आर्थिक उत्पादन में नहीं गिना जाता। किस में नहीं गिना जाता? आर्थिक उत्पादन में। कहा जाता है ना कि घर ही तो रहती हो, काम क्या करती हो, तो ये उसी से रिलेटेड है। ठीक है, अब हम आते हैं स्कैंडिनेवियाई देश। ये वो देश हैं जहां पे महिलाओं की भागीदारी बहुत ज्यादा है। स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड जैसे देश सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी दुनिया में सबसे अधिक है। क्या है? सबसे अधिक। स्कैंडिनेवियाई देश क्या सबसे ज्यादा भागीदारी रखते हैं महिलाओं की? शिशु मृत्यु दर, लैंगिक भेदभाव के कारण लड़कियों की मृत्यु दर कुछ क्षेत्रों में लड़कों से अधिक रही है। अब ये देखो, कांच की छत, ग्लास सीलिंग, वह दृश्य बाधा जो महिलाओं को कॉरपोरेट या राजनीतिक शीर्ष पदों पर पहुंचने से रोकती है। कि महिलाएं, कभी कभी ऐसा नहीं कर दिया जाता कि इन पदों के लिए महिलाएं नहीं है, सिर्फ पुरुषों को लिया जाएगा इसीलिए। और ये ना मतलब लाइक एनसीईआरटी से ना बिल्कुल छाट के बनाए गए हैं, इसीलिए ये आपको ऐसा लग रहा है कि ये वन लाइनर है। ठीक है, महिला आरक्षण विधेयक, संसद में महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाला विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 जो अब कानून बन चुका है। ठीक है, तो हम पार्ट बी में आते हैं। भाग बी, धर्म, धर्मनिरपेक्षता, रिलीजन एंड सेकुलरिज्म। ओके, फैमिली लॉज, विवाह, तलाक, विरासत से संबंधित कानून जो हर धर्म के अलग अलग होते हैं। सांप्रदायिक राजनीति, जब राज्य की शक्ति का उपयोग एक धर्म के वर्चस्व को स्थापित करने के लिए किया जाए तो उसको क्या कहते हैं? सांप्रदायिक राजनीति। भारत का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है तो वो क्या हुआ? धर्मनिरपेक्ष राज्य। जैसे श्रीलंका में बौद्ध और पाकिस्तान में इस्लाम है। क्या है? श्रीलंका में बौद्ध धर्म को अपनाया गया है और पाकिस्तान में किसको? इस्लाम को। और हम क्या है? सेकुलर हैं। ठीक है, संविधान अनुच्छेद 25 से 28 सभी नागरिकों को किसी भी धर्म मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है, क्योंकि हम धर्मनिरपेक्ष हैं। धर्मनिरपेक्षता का भारतीय मॉडल, राज्य धर्म से अलग भी है, जरूरत पड़ने पर धर्म में हस्तक्षेप भी करता है। छुआछूत को हटाना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। क्या है? सबसे बड़ा उदाहरण है। गांधी जी के क्या विचार थे? उनके अनुसार राजनीति को कभी भी धर्म से अलग नहीं किया जा सकता और राजनीति धर्म द्वारा निर्देशित होनी चाहिए। ठीक है, वो ये नहीं कहते थे कि धर्म के आधार पर तुम मतलब लाइक छुआछूत और ये सब करो, नहीं। वो कहते थे कि जैसा जिसका धर्म है उसके अकॉर्डिंग उनको मतलब सहूलियत दो, खुली दो, उसको धर्म को लेके आओ राजनीति में। मानवाधिकार समूहों का तर्क, भारत में सांप्रदायिक दंगों के शिकार होने वाले अधिकांश लोग धार्मिक अल्पसंख्यक होते हैं, क्योंकि अल्पसंख्यकों के साथ ही ऐसा होता है कि बहुसंख्यक जो होते हैं वो उनके ऊपर प्रताड़ना करते हैं। सांप्रदायिक विचार के रूप में रोजमर्रा की मान्यताएं, अपने धर्म को श्रेष्ठ समझना, राजनीतिक गोलबंदी इसके मुख्य रूप है। पॉइंट नंबर 24, अल्पसंख्यक सुरक्षा, धर्मनिरपेक्षता केवल एक सिद्धांत नहीं बल्कि अल्पसंख्यकों के अस्तित्व की गारंटी भी देता है। क्या देता है? गारंटी भी देता है कि हाँ तुम अल्पसंख्यक हो और तो सुरक्षित रहोगे इंडिया में, क्योंकि इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री। धार्मिक कट्टरवाद, जब धर्म का उपयोग नफरत फैलाने के लिए किया जाता है तो यह लोकतंत्र के लिए खतरा बन जाता है। तब सरकार उसमें क्या करती है? हस्तक्षेप करती है। क्या करती है? हस्तक्षेप करती है। ठीक है, सी पार्ट, जाति राजनीति, कास्ट एंड पॉलिटिक्स। जाति, कास्ट हेरारकी, समाज की सीढ़ीनुमा व्यवस्था जिसमें कुछ जातियां ऊपर से कुछ नीचे मानी जाती है। जैसे वर्ण व्यवस्था में कैसे था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये सब प्राचीन विभाजन है। क्या है? ये सब प्राचीन विभाजन है। ठीक है, जैसे अछूत, पदानुक्रम का सबसे नीचे रखी जाती है उसको क्या कहते हैं? अछूत कहते हैं। भेदभाव का सामना करना पड़ता है जो कि आज के टाइम बिल्कुल गलत है, बट फिर भी मानते नहीं लोग। ज्योतिबा फुले और पेरियार जाति विरोधी आंदोलन चलाए थे इन दोनों ने मिलके, जिन्होंने जाति मुक्त समाज की वकालत की थी। किसने? ज्योतिबा फुले और पेरियार ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भी ऐसा ही किया था। इन्होंने जाति व्यवस्था के उन्मूलन के लिए संघर्ष किया और संवैधानिक सुरक्षा सुनिश्चित की।
शहरीकरण और जाति, शहरों में खान पान और साथ रहने से जातिगत बंधन ढीले हुए हैं, क्योंकि शहरों में क्या कमाने के लिए लोग आते हैं, सब एक साथ रहते हैं, एक सोसाइटी में रहते हैं। आजकल बिल्डिंग्स पे बिल्डिंग्स हैं तो सब एक साथ रहते हैं, तो ये थोड़ा कम हो गया है, नो डाउट सच में कम हुआ है। बट गाँव में तो आज भी ऐसा ही है। पेशागत गतिशीलता, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, जब एक पीढ़ी अपनी जाति का पारंपरिक पेशा छोड़कर दूसरा पेशा अपनाती है तो वो भी खत्म हो जाती है, कास्ट, ठीक है, क्योंकि वो अपना दूसरे पेशे में चली गई है। जातिवाद, यह विचार किसी जाति ही सामाजिक समुदाय का एकमात्र आधार है। वोट बैंक कैसे, राजनीतिक दल जब किसी विशेष जाति का समर्थन पाने के लिए नीतियां बनाते हैं तो वो वोट बैंक कहलाता है, क्योंकि उन्होंने किसी एक स्पेसिफिक जाति को टारगेट किया है, ठीक है। जातिगत जनगणना, आज के टाइम पे जातिगत जनगणना करवा रहे जो 2027 तक संपन्न हो जाएगी। भारत में जातियों की सटीक संख्या जानने की मांग राजनीति की एक बड़ा मुद्दा है। रिजर्वेशन, SC ST OBC को शिक्षा में नौकरियां दिया गया संवैधानिक लाभ है, क्योंकि इनको वो मौके नहीं मिल पाए थे, कहीं ना कहीं दब के रह ही जाती हैं जातियां, और फिर आज भी कुछ लोग गलत फायदा उठा रहे हैं इनका, और कुछ लोग जिनको सच में जरूरत है वो मिल नहीं पा रहा है। मंडल आयोग भी आया था। मंडल आयोग कब आया था? इसमें आया था 1989 के आसपास, ठीक है। आई थिंक 1979 या 89 इनमें से, या आई थिंक आई एम कंफ्यूज्ड, स्टिल तुम लोग चेक कर लेना एक बार। मंडल आयोग 1990 में, तो इसकी सिफारिश ने ओबीसी राजनीति को बदल दिया था। 1990 में बदला था तो 89 में ही आया था, ठीक है। राजनीति जातिग्रस्त है, इसका अर्थ है कि चुनाव में उम्मीदवारों का चयन जाति देखकर होता है। राजनीति जाति राजनीतिग्रस्त है, ये बात भी सही है। देखो, इसका अर्थ है कि जातियां खुद को सत्ता पाने के लिए समूह में इकट्ठा करती हैं, एक दल की सत्ता पाने के लिए, ठीक है। आजकल अंतरजातीय विवाह होने लगे हैं। जाति व्यवस्था को तोड़ने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? अंतरजातीय विवाह, बट यह पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया जाता, ठीक है। दलित राजनीति, कांसीराम और मायावती जैसे नेताओं ने उत्तर भारत में दलितों की राजनीति शक्ति बनाई। पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी वे जातियां जो आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी हैं, SC ST में शामिल नहीं हैं। जो आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी है, और जो किसमें शामिल नहीं है? जो इसमें शामिल नहीं है SC ST में, ठीक है। किसमें शामिल नहीं है? SC ST में। और इस ओबीसी के लिए कौन सा आया था? इंदिरा साहनी केस वर्सेस इंदिरा साहनी केस का फैसला था। और ये इंदिरा साहनी केस कब था? 1992 में। इसमें 27% आरक्षण की बात की गई थी। कितनी? 27% आरक्षण की बात की गई थी। इसको लेके सब फिर हंगामा भी हुआ था, लेकिन ये उच्च न्यायालय ने इसको संवैधानिक करार कर दिया गया था। लेकिन इसके वजह से क्रीमी लेयर का मलाई परत का, क्रीमी को हिंदी में बोल देते हैं मलाई परत का कंसेप्ट आया था कि जो मतलब इस सतह से ऊपर है ना, कि जिसको आरक्षण की नीड नहीं है तो उनको आरक्षण नहीं मिलेगा, ठीक है। ये कब आया था? इंदिरा साहनी केस का फैसला 1992 में, ठीक है। याद रखना इसको भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इसमें ही ओबीसी को 27% आरक्षण मिला था, ठीक है। जातिगत पूर्वाग्रह, पढ़ा लिखा होने के बावजूद मन में जाति को लेकर भेदभाव रखना। संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 17 इसके द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया और दंडनीय अपराध बनाया गया है। सत्ता की साझेदारी, जाति आधारित राजनीतिक दल अपनी जाति के लिए सत्ता में हिस्सा मांगते हैं। धार्मिक रूपांतरण, क्या है? कई जातियां इतिहास में धर्म रूपांतरण का रास्ता अपना चुकी है कि हमें गलत नजर से ना देखा जाए। EBC अति पिछड़ा, पिछड़ों के भीतर भी जो सबसे वंचित है उसको क्या कहते हैं? EBC, इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास। जाति और लोकतंत्र, जहां जाति भेदभाव बढ़ाती है वहीं इनमें दबे कुचले वर्गों की अपनी आवाज उठाने का मंच भी दिया है, ओके। संस्कृतिकरण, MN श्रीनिवास का सिद्धांत, जहां निचली जातियां उचली जातियों के रीति रिवाजों को भी अपनाती हैं, जहां नीची की जातियां ऊंची जाति के रिवाजों को अपनाती हैं, उसे क्या कहते हैं? संस्कृतिकरण। तो अब इसका निष्कर्ष क्या है? कि लोकतंत्र में जाति, धर्म और लिंग का संतुलन ही न्यायपूर्ण समाज का निर्माण करता है। और देखो, वो एक मंडल आयोग के बारे में मैंने बताया था ना, तो वो भी एक बार सुन लो आप लोग। मंडल आयोग की रिपोर्ट, मंडल आयोग कब आया था? मैंने बोला था ना कि या तो
1979 में आया था, ठीक है, ये याद रखना, 1979 में आया था। और कौन था इसके समय? मोरारजी देसाई क्या थे? प्रधानमंत्री थी, मोरारजी देसाई, ठीक है। कब आया था? 1979 में आया था मंडल आयोग। और ये भी क्या था? आरक्षण के लिए ही था, ठीक है। और इसमें क्या क्या बोलते हैं, जो ये इस आयोग को ना भारतीय संविधान के आर्टिकल 340 के तहत नियुक्त किया गया था। किसके तहत? आर्टिकल 340 के तहत नियुक्त किया गया था, ठीक। किसके तहत किया गया था इसको? आर्टिकल 340 के तहत। इसको याद रखना आप लोग, ठीक है। और इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो दी थी ना, तो इसने अपनी रिपोर्ट भी दी थी। वो कब दी थी? इसने अपनी रिपोर्ट दी थी 1980 में। और यह कब आया था? 1979 में। याद रखना, मैंने थोड़ा ऊपर बताया था कि 89 या 79, तो मैं अब कंफर्म कर रही हूँ कि 79 में आया था ये, ठीक है। और उस टाइम पे फिर ये ऐसे लागू नहीं हो पाया था, क्योंकि ऐसे ही चलता रहता है, कोई विरोध कर देता है, ठीक है। उसके बाद इंदिरा साहनी केस आया था 1992 में, 27% आरक्षण को लेके ही, ठीक है। उसके बाद आरक्षण को संवैधानिक मान लिया गया था। कोर्ट ने कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो हम 50% भी आरक्षण दे देंगे, ठीक है, जहाँ पे हमें ऐसा लगा कि जरूरत होगी। ओके। और मई 1999 में राजीव गांधी की लिट्टे के द्वारा, मतलब ऐसे ही चला हुआ था ये, तो लिट्टे के द्वारा राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। इसी नहीं, मतलब लाइक ये चला हुआ था, दैट्स वाई ये थोड़ा फिर लेट हो गया था, क्योंकि राजीव गांधी जी की हत्या हो गई थी ना। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज ये चैप्टर यहीं खत्म करते हैं और आगे हम 4th चैप्टर करेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज। ओके, थैंक यू सो मच।